हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन या कंपाइलर डिज़ाइन के सब्जेक्ट में कुछ फेजेस को डिस्कस कर चुके थे। उनमें हमारे पास कौन सी फेजेस थी? लेक्सिकल एनालाइजर था, उसके बाद सिंटैक्स एनालाइजर था। लेक्सिकल एनालाइजर में क्या था आपके पास, आप अपने कोड ऑफ लाइंस को छोटे छोटे टोकन्स में डिवाइड कर देते थे, डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। उसके बाद आपके पास सेकंड जो फेज़ आई थी उसमें आपके पास था सिंटैक्स एनालाइजर। वो क्या था कि उसमें हमने अपना क्या किया था, अपने उन टोकन्स को जो कि हमारे इनपुट मिले थे हमें कहाँ से, लेक्सिकल एनालाइजर से, जो कि लेक्सिकल एनालाइजर के क्या थे, आउटपुट थे। टोकन्स कहाँ से बने, लेक्सिकल एनालाइजर से बने और वहाँ से आउटपुट हुए और सिंटैक्स एनालाइजर में जाके इनपुट हो गए। और सिंटैक्स एनालाइजर में हमने क्या किया था, उन टोकन्स को यूज़ करते हुए अपना ट्री बनाया था। ठीक है, तो अब उसके बाद हमारा वो जो ट्री था उस ट्री को हम क्या नाम देंगे, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, AST, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। जो कि आपके पास सिंटैक्स एनालाइजर की तो आउटपुट थी, लेकिन नेक्स्ट जो हमारी फेज है सिमेंटिक एनालाइजर, उसकी क्या होगी, इनपुट होगी। यानी इसमें हमारा वो जो ट्री था इसमें ट्री एज ए इनपुट होगा और आगे ये क्या आउटपुट करवाएगी, ये आपके पास आपको आउटपुट करवाएगी SDT। इसमें AST आएगा और SDT आपको आउटपुट करवाएगा। AST क्या था, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, और SDT क्या होगा, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री। अब AST और SDT में क्या फ़र्क है, AST वो ट्री था जो आपने सिंटैक्स एनालाइजर में ट्री बना दिया था, टोकन से ट्री बन गया, उसमें कोई मसला नहीं था। अब हमने जो सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर जो काम करना है वो ये काम करना है कि हमें जो वो ट्री मिला था उस ट्री के ऊपर हमने चेक करना है कि क्या वो ट्री सिंथेटिकली बिल्कुल ठीक है या गलत है। ठीक है, ट्री तो ठीक था लेकिन ट्री के जो ओरिजिनल मीनिंग्स हैं उसके बैक एंड पे, अकॉर्डिंग टू द डाटा टाइप्स, अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिफायर्स, अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग रूल्स, उनके मुताबिक क्या हमारा वो ट्री जो है वो ठीक है या गलत है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने चेक करनी है। सिमेंटिक एनालिसिस में क्या काम होता है, इसमें भी वही ट्री इनपुट आता है और इसमें से भी ट्री ही आउटपुट होता है, लेकिन इसमें ट्री जो आता है वो अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री होता है जिसके मीनिंग का हमें नहीं पता होता कि वो ट्री अकॉर्डिंग टू द रूल्स रेगुलेशन एंड मीनिंग्स ट्रू है या नहीं है। लेकिन सिमेंटिक एनालिसिस में से गुजरने के बाद जो आपको SDT मिलता है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री, वो क्या होता है, वो आपके पास मीनिंगफुल बिल्कुल ठीक होता है, उसमें किसी किस्म का मीनिंग्स के हवाले से भी कोई इशू नहीं होता। इसमें हमने क्या करनी होती है, ट्री की करेक्शन करनी होती है। ठीक है बच्चे, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सिमेंटिक एनालिसिस में क्या होता है, सिंटैक्स एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को आपने क्या बनाना होता है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री बनाना होता है, यानी गलत ट्री को ठीक ट्री करना होता है। उसके अंदर जो पड़े हुए रूल्स रेगुलेशन और मीनिंग्स होते हैं, अगर उनमें कोई मसला है तो उनको हमने करेक्ट करना होता है, उसको सिंथेटिकली हमने ठीक करना होता है। We have learned how a parser construct parse tree in the syntax analysis phase। पिछली फेज में हमने देखा था कि हमारे पास जो पार्सर था, जो कि सिंटैक्स एनालिसिस को ही पार्सर कहते थे, उसने किस तरह हमारे लिए एक ट्री बनाया था, ये आपको पता चल गया। ठीक है, the plain parse tree constructed in that phase is generally of the no use for the compiler। और वो जो सीधा साधा आपके पास ट्री बन गया था वो कंपाइलर के लिए अभी तक वो किसी भी काम का नहीं है। ठीक है, as it doesn't carry any information of how to evaluate tree। क्योंकि उसमें किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं है, हमें उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतबार नहीं है कि वो ठीक है गलत है, इसलिए हम अपने उस ट्री के ऊपर किसी भी किस्म का नेक्स्ट कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते जब तक कि हमें ये कंफर्म ना हो जाए कि हमारा वो जो ट्री बना है वो ठीक है या गलत है। अब हम उसकी चेकिंग करेंगे, इसमें डिफरेंट फेजेस होंगी जो कि चेक करेंगे ट्री में गलत है ठीक है, अगर गलत है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, ये काम परफॉर्म होगा यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक प्रोटेक्शन रूल था, क्या रूल था, ई गोज टू ई प्लस टी, यानी ई प्लस टी मिलके क्या बनाते हैं, ई बनाते हैं। ठीक है, अबव CFG प्रोटेक्शन हैज द नो सिमेंटिक रूल एसोसिएटेड विद इट। यानी ऊपर जो आपको ये रूल दिया गया है यहाँ पे आपके पास सिमेंटिक रूल आपको कोई नहीं बताया गया है। ठीक है, बस आपको ये बताया गया कि ई प्लस टी जो है वो मिल के ई बनाते हैं, लेकिन क्या ऐसा बन भी सकता है या नहीं बन सकता है, यहाँ पे कोई रूल ऐसा नहीं बताया गया। ठीक है, एंड इट कैन नॉट हेल्प इन मेकिंग एनी सेंस ऑफ प्रोडक्शन। और हम इससे ये यानी कि अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि हमारे पास ये जो प्रोडक्शन बन रही है ये प्रोडक्शन ठीक भी बनी है या गलत बनी है। ठीक है, ई प्लस टी गोज टू ई, इसका मतलब ये हुआ कि ई और टी मिल के ई बनाते हैं। ठीक है, वो ई तो बना देगा, क्या वो ई ठीक बनाएगा या गलत बनाएगा, क्या वो ई बना भी रहा है या नहीं बना रहा है, इस चीज़ की हमने चेकिंग करनी है सिमेंटिक एनालिसिस वाली फेज में। अब आपके पास वो बताएगा कि सिमेंटिक किसको कहते हैं, सिमेंटिक होता क्या है।
सिमेंटिक ऑफ अ लैंग्वेज प्रोवाइड्स मीनिंग टू इट्स कंस्ट्रक्ट्स, यानी आपने वो जो ट्री बनाया होता है उस ट्री के जो मीनिंग्स होते हैं, उसका जो मतलब होता है, उसकी जो एक्सप्लेनेशन होती है, उसको क्या नाम दिया जाता है? सिमेंटिक का नाम दिया जाता है। लाइक टोकन एंड सिंटैक्स स्ट्रक्चर, जिस तरह आपने टोकन बनाए थे उसके बाद सिंटैक्स स्ट्रक्चर बनाया था, उसके लिए अब हमने क्या ढूंढना है? मीनिंग्स ढूंढना है, उसका मतलब ढूंढना है। Semantic helps interpret the symbols and their types and their relationship with each other. सिमेंटिक यहाँ पे क्या करता है जी? आपकी इंटरप्ट पैदा करता है, वहां पे उनको रोकता है, उनके ऊपर चेकिंग परफॉर्म करता है। किस चीज के ऊपर? आपकी डाटा टाइप्स के ऊपर, आपके उनके दरमियान में रिलेशंस के ऊपर, या उनके दरमियान में पाए जाने वाले सिंबल्स के दरमियान। यानी आपने वो जो ट्री बनाया था, उस ट्री के अंदर जितने भी सिंबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जितने भी ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, जितने भी डाटा टाइप्स यूज हो रही हैं, अब इन सारी चीज़ों के ऊपर आपके पास क्या परफॉर्म होगा? करेक्शन परफॉर्म होगी, चेकिंग परफॉर्म होगी। सबसे पहले चेकिंग परफॉर्म होगी, अगर चेकिंग में वो सारा कुछ ठीक होगा तो उसके बाद उसके ऊपर करेक्शन परफॉर्म होगी। ठीक है। Semantic analysis judges whether the syntax and structure constructed in the source program derives any meaning or not. Semantic analysis क्या करता है? चेक करता है कि जो आपके पास वो ट्री बना हुआ है उसका कोई मतलब भी बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे उसने एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसको क्या कह रहा है? सी एफ जी, वो प्रोटेक्शन रूल जो ऊपर हमने जैसा कि ये पढ़ा है, ये एक सी एफ जी है, ई गोस टू ई प्लस टी प्लस सिमेंटिक रूल इज इक्वल टू सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन। सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन कब बनती है? जब आपके पास कोई रूल होता है, सी एफ जी कोई सी भी एक स्टेटमेंट होती है, प्रोटेक्शन रूल होता है, और उसके ऊपर वो सिमेंटिक रूल्स अप्लाई किए जाते हैं, यानी उसके मीनिंग्स, उसकी करेक्शन अगर वो ठीक है, वो रूल है और वो रूल ठीक भी है, तो तब हम उसको कह सकते हैं कि ये सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन है, या ये एक ऐसा ट्री है जो बिल्कुल ठीक है अकॉर्डिंग टू द मीनिंग्स। मीनिंग्स के अतबार से भी ये आपके पास ट्री बिल्कुल ठीक है। कब? जब रूल जो सी एफ जी है, प्रोटेक्शन रूल्स हैं, और उनके ऊपर जो सिमेंटिक के रूल है, वो दोनों चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं, तो तब जो ट्री होगा वो क्या होगा? सिंटैक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन या सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री बनेगा वो आपके पास। ठीक है। अब वो आपको बताने जा रहे हैं कि क्या होती है सिंटैक्स डायरेक्टेड, क्या होती है सिमेंटिक, क्या होती है वो चेकिंग, क्या होती है वो करेक्शन। फॉर एग्जाम्पल इंट ए इज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है। ये आपके पास क्या हुआ? एक वेरिएबल है, उसमें कोई वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है। शुड नॉट एन इशू इन द एरर इन द लेक्सिकल एंड सिंटैक्स एनालाइजर फेज। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को लेक्सिकल एनालाइजर में भी और सिंटैक्स एनालाइजर में भी वहां पे किसी किस्म का कोई मसला नहीं आएगा। इस स्टेटमेंट को वो छोटे छोटे टोकन में भी डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। टोकन क्या बनाएगा? इंट एक टोकन होगा, ए भी टोकन होगा, आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर भी टोकन होगा, वैल्यू भी टोकन होगा, सेमीकोलन भी एक टोकन होगा। टोकन बन गए। टोकन के बाद आपके पास एक सिंटैक्स ट्री जो हमने बनाया था पिछली फेज में, वहाँ पे आपके पास एक ट्री भी बन जाएगा स्टेटमेंट के लिए, इन टोकन्स के लिए बन जाएगा ना, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है। अब वो नेक्स्ट चेक करेगा कि ये जो ट्री बना, क्या वो ट्री ठीक बना है या गलत बना है, या उसके जो मीनिंग्स हैं, सिमेंटिक एनालिसिस में जो हम चेक करते हैं किसी ट्री के मीनिंग्स को, तो तब जाके हमें पता चलेगा कि ये सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री है भी सही या नहीं है। ठीक है। एज इट इज लेक्सिकली एंड स्ट्रक्चरली करेक्ट, जैसा कि आप लेक्सिकल के बिहाव पे देख लें या सिंटैक्स एनालिसिस के बिहाव पे देख लें, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होगी, इसमें कोई मसला नहीं होगा। बट इट शुड नॉट जनरेट अ सिमेंटिक एरर एज अ टाइप ऑफ द असाइनमेंट डिफर। लेकिन ये आपको सिमेंटिक एरर की जो सिमेंटिक एरर इसमें जो मौजूद होगी वो आपको ये नहीं बता रहा होगा। ठीक है। वो ये कह रहा है कि ये आपके पास लेक्सिकल एनालाइजर के अतबार से भी ठीक है, सिंटैक्स एनालाइजर के भी अतबार से ठीक है, लेकिन सिमेंटिक के लिहाज से अगर इसमें किसी किस्म की कोई एरर मौजूद है तो वो आपको एरर नहीं बता पा रहा होगा, सही उसके लिए करेक्शन नहीं कर पा रहा होगा। These rules are set by grammar of the language and evaluated in the semantic analysis। और ये जो रूल हैं आपके पास लैंग्वेज के लिए बनाए जाते हैं, और उनको हम कहाँ पे डील करते हैं, उनको कहाँ पे सॉल्व करते हैं? सिमेंटिक एनालिसिस में। सिमेंटिक एनालिसिस में क्या करते हैं? हमने बने बनाए ट्री के ऊपर रूल्स अप्लाई करने होते हैं, और रूल्स के मुताबिक हमने उसको ठीक करना होता है। उसके अंदर किसी किस्म की कोई सिंथेटिकल मीनिंग के हवाले से कोई गलती होती है तो हमने उसको करेक्ट करना होता है। फॉलोइंग टास्क शुड बी परफॉर्म्ड इन द सिमेंटिक एनालिसिस। सिमेंटिक एनालिसिस में ये वाले काम परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि तीनों परफॉर्म करवाया जाए, कोई एक भी परफॉर्म करवाया जा सकता है। ठीक है। किसी एक से भी आपके पास वो मीनिंगफुल ट्री बन सकता है, वो अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री से सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री बन सकता है। स्कोप रेजोल्यूशन, टाइप चेकिंग, एरे बाउंड चेकिंग, ये बातें अब नेक्स्ट आ रही हैं। थोड़ा सा सिमेंटिक एरर को देख लेते हैं आगे ये क्या होती है, इनके बारे में भी आपको बताएगा। आपको सिमेंटिक एरर होती क्या है?
We have mentioned some of the semantic error and the semantic analyzer is expected to recognize. हमने यहाँ पे कुछ बता रहा है कि आपके पास सेमेंटिक एरर कौन कौन सी होती हैं और सेमेंटिक एनालाइजर कौन कौन सी एरर को वहाँ पे डिटेक्ट करके आपको बता देता है कि इसमें इस तरह की गलती है। एक तो हो गई टाइप मिसमैच। टाइप मिसमैच का मतलब ये है कि उसके अंदर जो वैल्यूज यूज हो रही हैं उनकी डाटा टाइप्स डिफरेंट है, ये भी गलत हो सकती है, ये भी आपके पास एरर आ सकती है। अनडिक्लेयर्ड वेरिएबल्स, या आपके पास उस ट्री में एक ऐसे वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जो कि अनडिक्लेयर्ड हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, असेसिंग एन आउट ऑफ द स्कोप वेरिएबल, या आपके पास उस ट्री में एक ऐसा वेरिएबल यूज हो रहा है जो कि स्कोप से भी बाहर है, उसका उस प्रोग्राम से किसी किस्म का कोई रिलेशन भी नहीं है, उस बॉडी ऑफ प्रोग्राम से उसका कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद क्या है, एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर मिसमैच, या आपके पास फंक्शन अगर यूज हो रहे हैं प्रोग्राम के अंदर तो उस फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर यूज हो रहे हैं जो कि एक्चुअल और फॉर्मल होते हैं उनके अंदर किसी किस्म की मिसमैचिंग है, ठीक है। तो ये तमाम तरह की जो भी एरर्स हैं, अगर इस तरह की आपको एरर्स कोई भी मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि वो क्या है, सिमेंटिक एरर है, और वो आपका जो ट्री है वो अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है, सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री नहीं है। तो इन एरर्स को ख़त्म करके हमने उस अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री बनाना होता है, मीनिंगलेस ट्री को मीनिंगफुल ट्री बनाना होता है हमने। सिमेंटिक एनालाइजर रिसीव एएसटी एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। सिमेंटिक एनालाइजर क्या रिसीव करता है अपने पास, एएसटी को रिसीव करता है, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री को रिसीव करता है, इनपुट करता है जो कि इसको पीछे से सिंटैक्स एनालाइजर से मिल रही होती है। फ्रॉम इट्स प्रीवियस स्टेज सिंटैक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालाइजर अटैचेस एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन विद एएसटी। तो क्या करता है, आपके पास वो जो सिंटैक्स ट्री उसके पास आता है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, उसके साथ कुछ एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन को अटैच कर देता है, जोड़ देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, विच आर कॉल्ड एज एट्रीब्यूटेड एएसटी। उसके बाद वो क्या बन जाता है, एट्रीब्यूटेड अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बन जाता है। कब, जब अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के साथ कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स मिला दी जाती हैं, जोड़ दी जाती हैं। और ये एट्रीब्यूट्स कौन जोड़ता है, आपके पास सिमेंटिक एनालाइजर जोड़ता है। सिमेंटिक एनालाइजर के पास सिर्फ एएसटी आता है, फिर उस एएसटी के साथ एट्रीब्यूट्स को मिला के वो क्या कर देता है, एट्रीब्यूटेड एएसटी बना देता है उसको। एट्रीब्यूट्स आर ऑफ टू टपल्स वैल्यू, एट्रीब्यूट्स दो तरह की वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। कैसे, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले उसका नेम होता है कम और उसके बाद उसकी वैल्यू होती है। तो ये वाली एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं, आपके पास उस एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री के साथ जोड़ दी जाती हैं, और फिर इन एट्रीब्यूट्स के बिहाफ पे हम उसके ऊपर चेकिंग परफॉर्म करते हैं कि ये आपके पास ट्री जो है वो मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है, ठीक है। अब वही तीनों बातें वापस आ गई कि टाइप चेकिंग क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन क्या है, एरे बाउंड चेकिंग क्या होती है, टाइप चेकिंग। Type checking is an important part of semantic analysis where compiler makes sure that each operator has a matching operands। जहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके पास वो जो ट्री बना हुआ होता है जिसको AST कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, उसके अंदर कंपाइलर क्या करता है, सिमेंटिक एनालाइजर क्या करता है, वहाँ पे चेकिंग करता है। किस चीज़ की चेकिंग करता है, कि आपका कोई सा भी जो ऑपरेटर वहाँ पे पड़ा हुआ है, क्या उस ऑपरेटर के जो दोनों ऑपरेंड्स हैं वो एक जैसे हैं या एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्या वो एक इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, दूसरा कैरेक्टर से बिलोंग कर रहा है, या दोनों इंटीजर से बिलोंग कर रहे हैं, या दोनों फ्लोट से बिलोंग कर रहे हैं, या एक फ्लोट से बिलोंग कर रहा है तो दूसरा स्ट्रिंग से बिलोंग कर रहा है। यानी उनकी टाइप्स को चेक करता है। कौन चेक करता है, टाइप चेकिंग एक एक्शन है जो कि परफॉर्म हो रही होती है कहाँ पे, सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर। Semantic analyzer it uses syntax tree and symbol table to check whether the given program is syntactically consistent with the language definition। क्या होता है, semantic analyzer symbol table के साथ मिलके ये चेक करता है कि ये जो प्रोग्राम आया है वो क्या सेमेंटिकली ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ पे परफॉर्म होती है, सिमेंटिक एनालाइजर के अंदर। और सिमेंटिक एनालाइजर इस चीज़ की चेकिंग करता है कि क्या जो मेरे पास ट्री आया है वो सिमेंटिकली ट्री ठीक है या गलत है। किसकी हेल्प से चेक करते हैं, सिंपल टेबल की। ये भी आपके पास एक नेक्स्ट टॉपिक आएगा अगले आने वाले लेक्चर्स में। उसके बाद आ जाती है स्कोप रेजोल्यूशन। स्कोपिंग इज टू कीप द वेरिएबल इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्रोग्राम डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अनदर। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की भी एरर्स को चेक करना कि क्या ये जो वेरिएबल ए या बी या सी कोई सा भी वेरिएबल यूज हो रहा है, कहीं किसी और जगह पे सेम यही वेरिएबल तो यूज नहीं हो रहा ना इस ट्री के अंदर। क्या इस ट्री के अंदर ये वेरिएबल ए है या वेरिएबल बी है, सिर्फ एक ही बार यूज हुआ है या एक से ज़्यादा बार तो यूज नहीं हुआ। तो इस तरह की भी एरर आ सकती है जो कि आपके पास ट्री तो बेशक बना हुआ होगा, ट्री तो गलत नहीं होगा, लेकिन उसके बाद उसके जो सिमेंटिक्स होंगे, जो उसके मीनिंग्स होंगे वो गलत होंगे, ठीक है। इस चीज़ को क्या नाम दिया जाता है, स्कोप रेजोल्यूशन। एरे बाउंड चेकिंग ये क्या होती है, एरे बाउंड चेकिंग रेफर्स टू द डिटरमाइनिंग
whether all the array references in the program they are within the declared ranges, कि अगर आपके प्रोग्राम में किसी किस्म की कोई एरेज यूज हो रही हैं, एरे क्या होती है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नोड्स होती हैं, और अगर उन एरे के अंदर आपके पास जो डिफरेंट वैल्यूज आप स्टोर करवाने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो आपके पास वो मतलब है जो वैल्यू स्टोर हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द रेंज है या अकॉर्डिंग टू द रेंज नहीं है। उसके बाद आ जाती है एट्रीब्यूटेड ग्रामर। वही एट्रीब्यूटेड ग्रामर जो ऊपर हमने देखी है कि ट्री आया, ट्री के साथ ग्रामर सॉरी एट्रीब्यूट्स को जोड़ा, तो वो क्या बन गया, एट्रीब्यूटेड एएसटी बन गया, एट्रीब्यूटेड एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री बन गया। एट्रीब्यूट ग्रामर इज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर। कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर का एक पार्ट होती है, उसका हिस्सा होती है, ठीक है। ईच एट्रीब्यूट हैज अ वेल डिफाइंड डोमेन ऑफ द वैल्यूज, और हर एट्रीब्यूट की कोई ना कोई मीनिंग्स होती है, कोई ना कोई उसकी वैल्यू होती है, सच एज इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, एक्सप्रेशन, ये इस तरह की एट्रीब्यूट्स आपके पास हो सकती हैं। तो आगे जारी बात है, कोई इंटीजर का होगा तो उसकी कोई वैल्यू होगी, फ्लोट होगी तो उसकी भी कोई वैल्यू होगी, कैरेक्टर है तो उसकी कोई वैल्यू होगी। ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स पाई जा सकती हैं आपके पास उसके अंदर। Attribute grammar is a medium to provide semantics to the CFG, and it can help to specify the syntax and the semantic of the programming language. जो attributed grammar होती है वो एक दरमियान में चैनल के तौर पे काम कर रही होती है, जो कि आपके पास आपके उसके ट्री के अंदर चेकिंग के लिए हेल्प प्रोवाइड करती है कि जो आपका वो जो EST आपको मिला है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री, उनके साथ एट्रीब्यूट्स को जोड़ के यानी उसको एट्रीब्यूटेड EST बना के उसके अंदर पड़ी हुई सिमेंटिक्स को चेक करना कि क्या उसके अंदर जो मौजूद सिमेंटिक्स है वो ठीक है या गलत है। एट्रीब्यूट ग्रामर कैन पास वैल्यूज और इन्फॉर्मेशन अमंग नोड्स ऑफ द ट्री। और एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या करती है, अब उस ट्री के सब नोड्स होते हैं, चाइल्ड नोड्स होते हैं, पेरेंट नोड्स होते हैं, उन तमाम नोड्स के ऊपर वो सारी एट्रीब्यूटेड ग्रामर परफॉर्म की जाती है। लाजमी नहीं कि सिर्फ पेरेंट के ऊपर उसको अप्लाई कर दिया जाता है और चाइल्ड के ऊपर अप्लाई नहीं किया जाता है, बल्कि एट्रीब्यूटेड ग्रामर को एट्रीब्यूट्स को तमाम तर ट्री के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब आपके पास प्रोडक्शन रूल था, क्या था, ई गोज टू ई प्लस टी, ठीक है। तो ये क्या था आपके पास अभी तक। जी बच्चे आवाज नहीं आ रही, बच्चे मेरी आवाज आ रही है। सर सर आवाज बहुत लो आ रही है सर, इसलिए मैसेज किया था सर, थोड़ा सा माइक को सर करीब जी बात बच्चे, करें। बाकियों को भी ये इशू है या सिर्फ ये न्याजी को इशू है। सर आ तो रही है बिल्कुल सर, लेकिन ये थोड़ी स्लो है सर, लो है सर। अच्छा सबको ये इशू है, मैंने ये पूछा है। आवाज आ रही है सर। अच्छा बच्चे, कुछ को इशू है और कुछ को बिल्कुल ठीक आ रही है, तो मैं चेक कर लेता हूँ दोबारा से माइक को। ये भी इशू है या अब क्लियर हो गई आवाज। बच्चे आवाज क्लियर हुई है या नहीं अब हुई है ठीक आ जरा। रही है सर। अब ठीक आ रही है। और तमाम लोग जी अपने सर। और तमाम लोग अपने माइक को आ रही म्यूट है रखा सर। करें। जब जाहिर बात है बाकी सारे लोगों के म्यूट नहीं होंगे तो जाहिर बात है शोर पैदा होगा और जिसकी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट होती जाएगी, ठीक है। तो बाकी लोग तमाम म्यूट ही रखा करें। जी सर। अच्छा, तो हम पहुंचे थे, हमारे पास एट्रीब्यूटेड ग्रामर तक पहुंचे हुए थे कि एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या होती है। आपके पास एक प्रोडक्शन रूल था, ई गोज टू ई प्लस टी, ठीक है। तो ये आपके पास रूल था। अब आपको ये पता नहीं है कि ये रूल ठीक है या गलत है, तो अब उसके साथ उसने एट्रीब्यूटेड ग्रामर को जोड़ा है। उसने क्या किया है, वो कह रहे हैं ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू। यानी उसका मतलब ये है कि इस ई की जो वैल्यू होगी वो बराबर होगी इस ई की वैल्यू प्लस इस टी की वैल्यू, ठीक है। ई की वैल्यू प्लस टी की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू मिल के बना रही होंगी ई की वैल्यू,
ठीक है। तो अब वैसे तो मैं नहीं पता था कि ई गोज टू ई प्लस टी का मतलब क्या है, लेकिन अब यहाँ से ये बात हमें क्लियर कर रही है कि वाकई अगर हम ई की वैल्यू और टी की वैल्यू को आपस में जमा कर दें तो वो इक्वल आएगी इस पेरेंट ई की वैल्यू के मुताबिक। ठीक है। तो अब हमारे पास हमारा जो टास्क था थोड़ा सा क्या हो गया, इजी हो गया, थोड़ा सा हमें बात क्लियर हो रही है और हमें समझ आ गई है कि हमने करना क्या है। हमने ये चेक करना है कि जो हमारे इन दो ई और टी की वैल्यूज होंगी उनको ऐड करना होगा और इनको ऐड करने के बाद जो उसकी वैल्यू होगी वो इस ई की वैल्यू के इक्वल होगी। ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया है, हमने उस ग्रामर को क्या बना दिया, एट्रीब्यूटेड ग्रामर बना दिया, उसके साथ एट्रीब्यूट्स को जोड़ दिया है, उसके साथ एक्सप्लेनेशन को जोड़ दिया। ठीक है। The right part of the CFG contains the semantic rules that specify how the grammar should be interpreted. जो राइट साइड है उसके साथ हमने क्या कर दिया है, हमने सिमेंटिक रूल्स को जोड़ दिया ताकि हमारे पास जो हमारा ग्रामर है उसके मुताबिक हमें पता लग सके कि हमारे पास ये ग्रामर ठीक है या गलत है। ठीक है। Here the values of the non-terminal E and T are added together. यहाँ पे जो नॉन टर्मिनल है E और T है इनकी वैल्यूज को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है। एंड द रिजल्ट इज कॉपी टू द नॉन टर्मिनल ई, और जो इनका रिजल्ट आएगा उसको हमने कॉपी कर देना होगा, जो ई होगा नॉन टर्मिनल ई, यानी इन दोनों को ऐड करने के बाद जो इसका रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट हमने कह देना है कि वो रिजल्ट हमारे ई का रिजल्ट होगा। ठीक है। ये जो ई की वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू की इक्वल होगी, जब इन दोनों की वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस ई के अंदर। Based on the way attributes get their values, they can be broadly divided into the two categories, synthesized attributes and inherited attributes. ठीक है। आपके पास उन वैल्यूज के एतबार से आप अपने उन एट्रीब्यूट्स को दो पार्ट्स में या दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स और दूसरी होती है आपके पास इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। अब आपके पास सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स कौन सी होती हैं? These attributes get values from the attribute these attributes get values from the attribute value of their child nodes. ये ऐसी एट्रीब्यूट्स होती हैं जिनके अंदर आपके पास जो पेरेंट नोड होता है वो वैल्यू को गेट कर रहा होता है, कहाँ से, अपने चाइल्ड नोड से। टू इलस्ट्रेट अज्यूम द फॉलोइंग प्रोडक्शन, इस चीज़ को वाज़ेह करने के लिए आप ये एग्जांपल देखें, एस गोज टू ए बी सी, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही होना चाहिए ए बी सी, ये तीनों चीज़ें मिल के जो वैल्यू दो देंगी वो आपके एस की वैल्यू होगी। आई थिंक ये मतलब होना चाहिए। अब देखते हैं वो क्या कह रहा है। इफ एस इज टेकिंग वैल्यूज फ्रॉम इस चाइल्ड नोड्स ए बी सी, then it is said to be synthesized attributes as the values of a b c are synthesized to s। वो ये कह रहा है कि आपके पास जब एस एक पेरेंट नोड है और ए बी सी क्या है, वो चाइल्ड नोड्स हैं, और अगर एस जो है अपनी वैल्यू ए बी सी से ले रहा है तो इस तरह की एट्रीब्यूट्स को हम क्या कहेंगे, जब कोई सा भी पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड से वैल्यू को ले रहा होगा तो इसका मतलब है तो वो आपके पास सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगी जो कि चाइल्ड नोड से वैल्यू ले रहा होता है, पेरेंट नोड। ठीक है। देन इट इज सेड टू बी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स एज द वैल्यूज ऑफ एबीसी आर सिंथेसाइज्ड टू एस, यानी एबीसी की जो वैल्यूज हैं वो आपको बताएंगी कि एस की वैल्यू क्या है। एस इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम इस चाइल्ड नोड एबीसी, एस के पास अपनी कोई वैल्यू नहीं है बल्कि ये अपनी वैल्यू क्या है, चाइल्ड नोड एबीसी से वैल्यू को ले रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स ऐसी एट्रीब्यूट्स होती हैं जिनमें पेरेंट नोड अपनी वैल्यू को चाइल्ड नोड से ले रहा होता है, पेरेंट नोड की वैल्यू जो होती है वो चाइल्ड नोड के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ऐसी एट्रीब्यूट्स को क्या नाम देंगे, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स का नाम देंगे। एज इन अवर प्रीवियस एग्जाम्पल, जैसा कि ऊपर हमने एक एग्जाम्पल देखी थी, ई गोज टू ई प्लस टी, द पेरेंट नोड ई गेट्स इट्स वैल्यू फ्रॉम इट्स चाइल्ड नोड। जो हमारा जो पेरेंट नोड ई है वो अपनी वैल्यू को कहाँ पे ले रहा है, ई प्लस टी, अपने चाइल्ड नोड से ले रहा है। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स नेवर टेक फ्रॉम इट्स पेरेंट नोड्स एंड द सिबलिंग। जो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स होती हैं वो कभी भी अपने चाइल्ड नोड से वैल्यू नहीं ले सकती। सॉरी, जो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स होती हैं उसमें क्या होता है, जो पेरेंट होता है वो हमेशा अपने चाइल्ड से वैल्यू लेता है, कोई भी चाइल्ड अपने पेरेंट से वैल्यू नहीं ले सकता। ठीक है। पेरेंट तो वैल्यूज अपने चाइल्ड से ले सकता है लेकिन आपके पास जो कोई सा भी चाइल्ड है वो वैल्यू पेरेंट से नहीं ले सकता। सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स ऐसी एट्रीब्यूट्स होती हैं जिसमें पेरेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है चाइल्ड की वैल्यू के ऊपर। चाइल्ड की वैल्यू जो भी होंगी वो जाके पेरेंट को जाके मिल जाएंगी। ठीक है। पेरेंट की वैल्यू डिपेंड कर रही है चाइल्ड के ऊपर। और नीचे वाली ये बात दोबारा रिपीट कर देते हैं, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स नेवर टेक वैल्यूज फ्रॉम देयर पेरेंट नोड्स, यानी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कभी भी कोई भी वैल्यू आपके पेरेंट नोड से नहीं ली जा सकती बल्कि हमेशा चाइल्ड नोड से पेरेंट ले रहा होता है, और एनी सिबलिंग नोड, और या किसी और नोड से नहीं ले रहा होता। ठीक है। बल्कि हमेशा सिंथेसाइज में क्या होता है, पेरेंट लेता है
चाइल्ड में से। कभी भी कोई चाइल्ड नहीं ले सकता या कोई और नोड कहीं से नहीं ले सकता, सिर्फ पेरेंट ने लेनी होती है, और लेनी कहाँ से होती है, चाइल्ड नोड से लेनी होती है। उसके बाद इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। In contrast to synthesized attributes, inherited attributes can take values from the parent and other sibling in the following production. S goes to ABC एक रूल है आपके पास। तो ये यहाँ पे इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स में ये कह रहा है कि आपके पास जो S है ये वैल्यू ठीक है ABC से ले रहा है, लेकिन अगर आपको ABC की वैल्यू नहीं पता है तो ABC की वैल्यू को लेने के लिए आप S को यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर तो आप अपने चाइल्ड नोड की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अपने पेरेंट नोड को यूज करोगे तो इसका मतलब होगा वो क्या है, वो आपके पास इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स होगी। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स में चाइल्ड नोड्स अपने पेरेंट से वैल्यूज ले सकते हैं। ठीक है, सिंथेसाइज में क्या था, सिर्फ पेरेंट लेता था, कहाँ से लेता था, चाइल्ड से लेता था। लेकिन इनहेरिटेड में क्या है, इसमें पेरेंट भी ले सकता है, चाइल्ड भी ले सकता है, और चाइल्ड अपने पेरेंट से भी ले सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, इसमें किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होती। ऐसी एट्रीब्यूट्स को क्या कहते हैं, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स, जो कि कहीं से भी अपनी वैल्यू ले सकते हैं। ए कैन गेट वैल्यू फ्रॉम एस बी एंड सी। ए जो है वो वैल्यू अपनी बी से भी ले सकता है, सी से भी ले सकता है, एस से भी ले सकता है। बी कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम एस एंड ए। जो बी है वो वैल्यू एस से भी ले सकता है, ए से भी ले सकता है, सी से भी ले सकता है। एंड लाइक वाइज सी कैन टेक वैल्यूज फ्रॉम एस ए बी। जो सी है वो अपनी वैल्यू ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, एस से भी ले सकता है। यानी किसी भी चीज़ को अपनी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि वो अपनी वैल्यू किस से ले रहा है, किसी पेरेंट से ले रहा है, किसी चाइल्ड से ले रहा है, या किसी और नोड से ले रहा है। तो ऐसी एट्रीब्यूट्स को क्या नाम देंगे, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स। उसके बाद आपके पास आ जाती है एस एट्रीब्यूटेड एसडीटी। एसडीटी जो होती है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री होता है, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स की कैटेगराइज है वो एस और एल, दो तरह की एट्रीब्यूट्स की कैटेगराइजेशन की गई है। तो उसमें एस एट्रीब्यूटेड एसडी कौन सा होता है, एक ऐसा सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री जिसके अंदर एस एट्रीब्यूटेड यूज की जाती हैं, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। If an SDT uses only synthesizes attributes, it is called as S-attributed syntax directed tree. एक ऐसा सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री जिसके अंदर आपके पास क्या यूज हो रही है, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स यूज हो रही हैं। जो एट्रीब्यूट्स क्या थी, सिर्फ आपके पास जो आपका पेरेंट था वो अपनी वैल्यूज को चाइल्ड से ले रहा होता है, कोई भी चाइल्ड पेरेंट से नहीं लेता। अगर तो ये वाली एट्रीब्यूट यानी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स यूज हो रही हैं तो वो बनने वाला ट्री जो बनेगा वो क्या बनेगा, एस एट्रीब्यूटेड सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री बनेगा। एस एट्रीब्यूटेड सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री के बनने के लिए ये लाजमी है कि वो सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स को यूज कर रहा होगा, जिसके अंदर क्या हो रहा था, सिंथेसाइज में अपने चाइल्ड से पेरेंट वैल्यू ले रहा था, पेरेंट वैल्यू दे किसी को नहीं रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहे हैं वो, these attributes are evaluating using S attributed syntax directed tree that have their semantic action written after the production right hand side। यानी इसमें आपके पास क्या है, जो आप काम परफॉर्म कर रहे होते हैं उसको साथ में राइट साइड पे लिख भी देते हैं कि इसके अंदर हमने कौन सा काम परफॉर्म किया है। जैसे कि उसने ट्री बनाया है, ट्री में क्या हो रहा है, वही आपके पास ई डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ई प्लस ई डॉट वैल्यू प्लस टी डॉट वैल्यू, जिसमें क्या था, ई गोज टू ई प्लस टी। ई गोज टू ई प्लस टी का मतलब उसने ये निकाला था कि जो ई की वैल्यू होगी वो बराबर होगी किसके, ई प्लस टी की वैल्यू, ई की वैल्यू प्लस टी की वैल्यू, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो ई की वैल्यू होगी। ठीक है, तो उसने उसी एक स्टेटमेंट के लिए एक ट्री बनाया है, ई प्लस टी गोज टू ई, यानी आपके पास जो ई प्लस टी है वो मिल के क्या बनाता है, ई को बनाता है। ठीक है, तो ई की जो वैल्यू होगी प्लस टी की जो वैल्यू होगी वो सारी चीजें मिल के आपके पास क्या बनाएगी, वो ई की वैल्यू बनाएंगी। एज डेप्रिसिएटेड अबव, attributes in S directed या S attributed syntax directed tree are evaluated in bottom up parsing। इसमें bottom up parsing हो रही है। कैसे bottom up हो रही है, नीचे से हमने उसको कैलकुलेट शुरू करना किया है, e प्लस टी का रिजल्ट फाइंड किया है, ये हमने बॉटम से ऊपर जाना है, हमने ये चीज फाइंड कर ली, जो चीज हमें फाइंड हुई, जो रिजल्ट मिला वो रिजल्ट जाके ऊपर ऊपर जाके हमने क्या किया, उस ई को असाइन कर दिया कि ई प्लस टी की वैल्यू अगर 20 हमें मिली है तो 20 जाके हमने ई के अंदर स्टोर करवा दिया कि ये ले जी हमारे पास इस चीज की वैल्यू ये आई है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एल एट्रीब्यूटेड सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री। इन दिस फॉर्म ऑफ एस डायरेक्टेड ट्री या सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री uses both synthesized and inherited attributed with restriction of not taking values from right side। यानी इसमें आपके पास क्या हो रहा है, इसमें चाहे आपके पास सिंथेसाइज्ड रूल यूज हो रहा है या आपके पास इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स यूज हो रही हैं, दोनों तरह की एट्रीब्यूट्स यूज हो रही होती हैं। तो उस तरह से बनने वाले सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री को क्या कहेंगे, एल एट्रीब्यूटेड सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री। ठीक है, एस एट्रीब्यूटेड सिंटैक्स ट्री कब बना था आपके पास, जब सिर्फ सिंथेसाइज यूज हो रहा था। ठीक है,
जब दोनों, कौन सी दोनों, सिंथेसाइज्ड भी और इनहेरिटेड भी, ये दोनों यूज हुई, तो तब आपके पास जाके जो आपको ट्री मिलेगा वो सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री तो होगा ही होगा, कौन सा होगा, एल एट्रीब्यूटेड होगा, क्योंकि इसमें दोनों यूज हो रही हैं। In L attributed SDT, a non-terminal can get value from its parent, child and sibling। वही बात आ गई, इसमें क्या होता है, इसमें किसी किस्म की कोई लिमिट नहीं हो रही होती। इसमें कोई सा भी नोड कहीं से भी वैल्यू ले रहा होता है, वो अपने किसी और चाइल्ड से भी ले सकता है, अपने किसी सिबलिंग से भी ले सकता है, या अपने पेरेंट से भी ले सकते हैं, वो कहीं से भी वैल्यू को ले सकते हैं, उसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। S can take value from A, B and C synthesized, ठीक है, and A can take value from S only, B can take value from S and A and C। वही बात रिपीट कर रहा है कि जब सिंथेसाइज की बात होगी तो उसमें क्या होगा, S जो होगा, जो पेरेंट होगा, वो वैल्यूज ले रहा होगा अपने चाइल्ड से, A से भी, B से भी और C से भी। लेकिन जब इनहेरिटेड होगा तो उसमें जो आपके पास कोई सा भी नोड कहीं से भी वैल्यू ले सकता है, आपके पास A वैल्यू ले सकता है B से भी, C से भी, S से भी, उसी तरह बी वैल्यू ले सकता है ए से भी, सी से भी और एस से भी, और जो सी है वो भी वैल्यू ले सकता है ए से भी और बी से भी और एस से भी। ठीक है, तो ये तरह के आपके पास क्या है, उसका दोबारा वही बात रिपीट की है पीछे वाली। एट्रीब्यूट इन एल एट्रीब्यूटेड सिंटैक्स डायरेक्टरी आर इवैल्यूएटेड बाय द डेप्थ फर्स्ट एंड लेफ्ट टू राइट पार्सिंग मैनर। इसमें आपके पास क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी इसमें आपके पास क्या होती है, इसमें भी आपके पास ट्री को जो इवेल्युएट करना हम स्टार्ट करते हैं वो भी हमने बॉटम से ही स्टार्ट करना होता है। ठीक है जी बच्चे, असल जो हमने सिमेंटिक चेक करनी होती है वो इसी चीज़ के ऊपर ही चेक करनी होती है कि जो हमारे प्रोडक्शन रूल्स के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यूज़ होती हैं वो किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो इंटीजर से भी बिलोंग कर सकती हैं, वो न्यूमेरिक से भी बिलोंग कर सकती हैं, फ्लोट से बिलोंग कर सकती हैं, करैक्टर से बिलोंग कर सकती हैं। असल काम भी तो उन्हीं पे करना होता है सिमेंटिक में। ठीक है बच्चे, उसके लिए भी मैं वीडियो, टाइम हुआ तो वीडियो दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो मैं ज़रूर ग्रुप में सेंड करता हूँ, जिससे आपको असल सिमेंटिक्स पता चल जाएगी कि सिमेंटिक्स होती क्या है, सिमेंटिक कैसे चेक हो रही होती है। ठीक है, ये तो थ्योरेटिकल टॉपिक हम देख रहे हैं कि इस टॉपिक के हवाले से हमारे टॉपिक्स में क्या क्या हमारे यानी कि हेडिंग्स हैं, क्या क्या चीज़ें हमने इसमें स्टडी करनी है। उसके अलावा जो एक्चुअल परफॉर्म होगा इससे आपका ए एस टी एस डी टी में कैसे कन्वर्ट होता है, वो आगे जाके मैं उसका वीडियो लेक्चर भी आपको देता हूँ। ठीक है बच्चे, वी मे कंक्लूड दैट इफ द we may conclude if a definition is S attributed, then it is also L attributed, as L attributed definition includes to S attributed definition। वो ये कह रहा है कि अगर जब आपके पास कोई सा भी एस एट्रीब्यूटेड ट्री है तो वो एल एट्रीब्यूटेड ट्री हो सकता है, लेकिन कोई सा भी जो एल एट्रीब्यूटेड ट्री होता है वो एस एट्रीब्यूटेड ट्री नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर हमने देखा था कि जो एस एट्रीब्यूटेड था वो सिर्फ एस एट्रीब्यूटेड था, वो सिर्फ चाइल्ड से ले रहा था वैल्यूज को, लेकिन जो आपके पास एल एट्रीब्यूटेड है वो कहीं से भी ले रहा था, वो चाइल्ड से भी ले रहा था, पेरेंट से भी ले रहा था। ठीक है, तो जो एस है वो ऐसी है, लेकिन जो एल है वो एल से भी बन सकता है, वो एस से भी बन सकता है, वो कहीं से भी बन सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा उनमें डिफरेंस था। ये नीचे एक आपको एग्जांपल है जो प्रैक्टिकली रिलेट करेगी आपकी एग्जांपल के साथ, जो आपको एग्जांपल वीडियो लेक्चर में थोड़ा बहुत डिस्कस देखेंगे आप। एक आपके पास एक रूल है, एक आपके पास स्टेटमेंट है कि आपके पास ID1 इज इक्वल टू ID2 प्लस ID3 स्टेरिक नम। ठीक है, मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग ट्री। तो इसके लिए अगर हम ट्री बनाने की कोशिश करें तो वो ट्री कुछ इस तरह का बनेगा। कैसा ट्री बनेगा? सबसे पहले हमने इक्वलिटी को देखना है। इक्वलिटी के दो साइड्स हैं, एक साइड पे ID1 है, दूसरी साइड पे क्या हो रहा है, दूसरी साइड पे ये तीन तरह की एक कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, और कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, ID2 क्या हो रही है, प्लस हो रही है, किसके साथ, ID3 और नम के मल्टीप्लाई के साथ। तो ID3 और नम का मल्टीप्लाई निकाला, ID3 मल्टीप्लाई बाय नम, इसका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे किस में, ID2 में, और ये सारी क्या बन जाएगी, ये सारी राइट साइड बन जाएगी किस चीज़ की, आपके असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर की राइट साइड ये सारी बन गई। उसके बाद लेफ्ट साइड पे क्या है, ID1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ID1 इज इक्वल टू इस सारी चीज़ के, ये सारी चीज़ क्या है, ID3 और नम के मल्टीप्लाई के बाद उसको ID2 के साथ ऐड कर दें तो वो सारी चीज़ ID1 के इक्वल होगी। तो इस एक्सप्रेशन को वो आगे सिमेंटिक के लिहाज से चेक करेगा। ये तो आपका सिंटैक्स ट्री है, कौन सा, अब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री है, जिसको हमने कन्वर्ट करना है सिंटैक्स डायरेक्टेड ट्री में। ठीक है, AST से SDT बनाना होता है सिमेंटिक एनालाइजर में। तो ये अभी तक AST हमें नहीं पता ये ठीक है गलत है, इसके अंदर जो आपके पास सिमेंटिक रूल्स हैं वो ठीक है नहीं है ठीक। ठीक है, तो वो रूल अगर हमने टाइप चेकिंग के अतबार से चेक करने होंगे तो सपोज हम इसके ऊपर टाइप चेकिंग अप्लाई करते हैं कि ये जो ID1 है ये कोई वेरिएबल A है, B है, C है, कोई सा भी वेरिएबल है, तो इसकी डाटा टाइप अगर फ्लोट है
इसकी डाटा टाइप भी सपोज फ्लोट है, इसकी डाटा टाइप भी सपोज फ्लोट है, लेकिन जो नम होगा, ठीक है, तो इसकी डाटा